नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। प्रत्येक राज्य, चाहे वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार हो या फिर निरंकुश शासन हो, निश्चित तौर पर प्रत्येक राज्य में एक संविधान आवश्यक रूप से होता है। संविधान नियमों का वह समूह है, संविधान नियमों का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ राजनीति शास्त्र में राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन नियमों के उस समूह को कहते हैं जो राज्य के ढांचे और संगठन के बारे में बताते हैं। प्रसिद्ध विद्वान गिलक्राइस्ट ने संविधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विविध अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। स्पष्ट है कि गिलक्राइस्ट का यह कहना है कि संविधान में मुख्य रूप से तीन चीज़ें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, कि सरकार का संगठन कैसा होगा, यह संविधान से पता चलता है। दूसरी चीज, सरकार की शक्तियों का सरकार के विविध अंगों में वितरण किस प्रकार होगा। जो सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां क्या होंगी और ये शक्तियां किस तरह से इनमें वितरित की जाएंगी, वह संविधान के द्वारा पता चलता है। और तीसरी चीज है कि जो शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की हैं, उनका जो है किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, यह संविधान बताता है। इसी के साथ साथ संविधान में राज्य और व्यक्तियों के आपसी संबंध भी आमतौर पर निश्चित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिनके द्वारा सरकार का संगठन निर्धारित होता है और ढांचा निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग यह देखना चाहेंगे कि संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, अर्थात संविधान के मुख्य रूप से क्या प्रकार हैं। तो जो संविधानों का वर्गीकरण वर्तमान समय में तीन आधारों पर किया जा रहा है। पहला है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। विकसित संविधान वह संविधान होता है जो धीरे धीरे एक लंबे समय में कई सौ वर्षों के अंतर्गत जिसका धीरे धीरे विकास होता है, उस संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। वर्तमान समय में विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है, जिसका कई सौ वर्षों के अंतर्गत धीरे धीरे प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर विकास हुआ है। वर्तमान समय में विकसित संविधान का एकमात्र उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर संविधान का प्रकार है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिसका एक निश्चित समय पर किसी संविधान सभा द्वारा, किसी सम्मेलन द्वारा, किसी समिति या आयोग द्वारा निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान वह एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार से
आप भारतीय संविधान को देख सकते हैं। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह निर्मित संविधान है। इसका निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में किया गया। इसी प्रकार से आप भारत के पड़ोस में नेपाल को देख सकते हैं, जिसका निर्माण जो है एक संविधान सभा के द्वारा 21वीं सदी के दूसरे दशक में किया गया है। निर्मित संविधान आवश्यक रूप से लिखित होते हैं। वर्तमान समय में अधिकांश देशों के संविधान निर्मित संविधान ही हैं। संविधानों का दूसरा वर्गीकरण हम संविधान में परंपराओं और कानूनों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें प्रथाओं, परंपराओं और न्यायालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों की मात्रा बहुत अधिक होती है। सरकार के ढांचे, सरकार के संगठन, सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का विवरण, तीनों अंगों के आपस में संबंध और साथ ही साथ राज्य और नागरिकों के आपसी संबंध क्या है, अर्थात नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य आदि की चर्चा, सब कुछ प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा ही निर्धारित होती है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान वर्तमान समय में विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान माना जाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियाँ, पार्लियामेंट के बारे में डाइसी ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट संप्रभु है, लेकिन पार्लियामेंट का गठन और पार्लियामेंट की शक्तियां प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद आज के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं ब्रिटेन में प्रचलित हैं वह सब परंपराओं पर ही आधारित हैं। इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन के संविधान को विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान माना जाता है। दूसरा प्रकार है संविधान में प्रथाओं और कानूनों की मात्रा के आधार पर, और यह है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग कानूनों के रूप में लेखबद्ध होता है, अर्थात वह संविधान लिखित संविधान माना जाता है जिसमें लिखित कानूनों की मात्रा परंपराओं या प्रथाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। वर्तमान समय में अधिकांश संविधान लिखित संविधान के ही उदाहरण हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत आदि के संविधान लिखित संविधान के उदाहरण हैं। इनका निर्माण एक जो है विशेष संस्था के द्वारा एक विशेष समय पर किया गया है। और यद्यप जो है संविधान में कानूनों और प्रथाओं, परंपराओं की मात्रा के आधार पर संविधान का वर्गीकरण 2 रूप में किया जाता है। पहला है अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा इस आधार पर संविधान का वर्गीकरण किए जाने का विरोध किया गया है। विशेष रूप से प्रसिद्ध विद्वान गार्नर के द्वारा इस प्रकार के वर्गीकरण का विरोध करते हुए कहा गया है कि
लिखित और अलिखित संविधानों में सिर्फ मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं। गार्नर का यह मानना है कि वास्तव में कोई भी संविधान न तो पूर्णतया अलिखित होता है और न ही पूरी तरह से कोई संविधान लिखित होता है, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे किसी भी देश का संविधान हो, उसमें प्रथाओं और परंपराओं का भी विकास हुआ है। प्रथाएं और परंपराएं भी उस संविधान में शामिल हैं। साथ ही साथ लिखित कानून भी संविधान के भाग हैं। इसलिए गार्नर का यह मानना है कि जो वास्तव में गार्नर के कहने का आधार यह है कि जिन संविधानों में प्रथाओं और परंपराओं की मात्रा कानूनों की तुलना में बहुत अधिक है, वे संविधान अलिखित संविधान है। और जिन संविधानों में प्रथाओं और परंपराओं न्यायिक निर्णयों की तुलना में लिखित कानून बहुत अधिक मात्रा में हैं, वे संविधान लिखित संविधान माने जाते हैं। इसीलिए गार्नर का यह कहना है कि लिखित और अलिखित संविधान में सिर्फ मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। इसी के साथ हम लोग यह देखना चाहेंगे कि अलिखित संविधान के क्या लाभ हैं। अलिखित संविधान का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अलिखित संविधान में परिवर्तन होता रहता है, और जिसकी वजह से उस देश में जहाँ पर अलिखित संविधान लागू है, वहाँ पर क्रांति की संभावना बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ जो है इस प्रकार का संविधान संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। संकटकालीन की परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अलिखित संविधानों के इन लाभों के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है अलिखित संविधान की कि अलिखित संविधान सत्ताधारी दल के लिए एक खिलौना बन सकता है। वह आवश्यकता अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार उसमें बड़ी सरलता से संशोधन कर सकता है, और जिसके चलते जो है नागरिकों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है दलीय निरंकुशता की आशंका है। और चूंकि संविधान अलिखित है, अर्थात परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है, तो ऐसे संविधान की यह बड़ी कमी रही है कि अलिखित संविधानों के समक्ष कि जो है लोगों के लिए अस्पष्टता का अभाव होता है। क्योंकि लेखबद्धता अगर कानूनों में होती है तो लोग आसानी से देश के नागरिक पढ़ करके समझ सकते हैं कि संविधान क्या कह रहा है। लेकिन अलिखित संविधान चूँकि प्रथाएं परंपराएं वह समाज में मौखिक रूप से बनी रहती हैं, लेखबद्ध नहीं होती हैं, तो ऐसा जो है नागरिकों के लिए ऐसे संविधान बड़े अस्पष्ट होते हैं, और साथ ही साथ उसमें अस्थायित्व भी होता है। एक और जो है बड़ा महत्वपूर्ण अवगुण अलिखित संविधान के यह माना जाता है कि यह संविधान संघीय शासन प्रणाली वाले राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, और यह शक्ति विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। यदि संविधान लिखित नहीं है तो इसका अर्थ है कि जो संधि या समझौते पर आधारित राज्य है, अर्थात संघ राज्य है, उसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य जो शक्तियों का वितरण हुआ है वह लेखबद्ध नहीं है, जिससे आगे चल करके केंद्र एवं इकाइयों के मध्य संघर्ष होने, विवाद होने की पूरी आशंका रहती है। तो जो है फिलहाल हम लोगों ने अभी पूर्व में चर्चा की कि वर्तमान समय में विश्व का एकमात्र जो है अलिखित संविधान ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है, और यह संविधान विकसित संविधान का भी उदाहरण है। इसी प्रकार से जो लिखित संविधान है उसके प्रमुख जो है गुण और दोषों की चर्चा हम करेंगे। इसके अंतर्गत जो लिखित संविधान है उसके बारे में अभी हमने बात की
कि लिखित संविधान वह संविधान है जिसमें प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक निर्णयों की तुलना में कानूनों की मात्रा बहुत अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जहां पर 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान को निर्मित किया गया और 1789 में उसे लागू किया गया। वर्तमान में अधिकांश देशों में, लगभग सभी देशों में ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ करके लिखित संविधान ही लागू हैं। लिखित संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला गुण है लिखित संविधान का स्थायित्व। स्थायित्व लिखित संविधान का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है। लिखित संविधान अस्थायी होता है। इसमें सामान्य परिस्थितियों में मनमाने तरीके से सत्ताधारी दल के द्वारा या चुनी हुई सरकार के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस संविधान को अलिखित संविधान की तुलना में अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा गुण इसका यह है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा। संविधान के द्वारा नागरिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में ही कर दिया जाता है, और चूंकि स्थायित्व इस लिखित संविधान का एक प्रमुख गुण है, तो इसलिए जो है यह माना जाता है कि लिखित संविधान में नागरिकों के अधिकार अलिखित संविधान वाले देश की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा गुण है अस्पष्टता और निश्चितता। निश्चित तौर पे लिखित संविधान का यह लाभ है कि उसमें चीज़ें लिखबद्ध होती हैं कानून के रूप में, और उसको पढ़ करके समझा जा सकता है कि जो है संविधान क्या कहना चाहता है। इसके साथ जो है एक फ़ायदा इसका यह है, एक लाभ यह है लिखित संविधान का कि संघीय शासन प्रणाली के लिए यह बहुत उपयुक्त होता है। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है वह संविधान में ही लेखबद्ध कर दिया जाता है, जिससे जो है सामान्य परिस्थितियों में केंद्र इकाइयों के मध्य विवाद की आशंका कम रहती है। लेकिन कुछ लाभों के साथ साथ लिखित संविधान के कुछ अवगुण भी बताए जाते हैं, और पहला अवगुण यह है कि इसमें लचीलापन कम होता है। चूँकि लिखित संविधान अलिखित संविधानों की तुलना में उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें जो है लचीलेपन की कमी होती है, और जो है चूँकि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इसमें आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए कभी कभी लिखित संविधान देश की प्रगति में बाधक भी बन जाते हैं। तो यह एक दूसरी कमी है कि देश के विकास में बाधक होते हैं। और उसी से जुड़ा हुआ एक अन्य गुण है कि कई बार जो है लिखित संविधान जो यदि जो है अधिक कठोर हैं, तो वह जो है देश में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं हो पा रहा है उसमें, तो वह देश में क्रांति के कारण भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक जो है बात अन्य जो कही जाती है लिखित संविधानों के बारे में कि लिखित संविधान देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, वह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि संविधान लिखित हो तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित ही रहेंगे। वास्तव में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ जो है नागरिकों के अंदर राजनीतिक चेतना कितनी है, वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं, यह जो है आवश्यक होते हैं। एक लिखित संविधान किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की एकमात्र गारंटी नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता आदि भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो है लिखित और अलिखित संविधानों में जो भी कमियां हों
जो भी उनके गुण और दोष हों, लेकिन वर्तमान समय में लिखित संविधानों को अपनाए जाने के क्या ही जो है व्यवस्था है। अधिकांश देशों के द्वारा वर्तमान समय में लिखित संविधानों को ही अपनाया गया है। वर्तमान समय में एकमात्र ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। इसके अलावा विश्व के सभी देशों के द्वारा लिखित संविधानों को अपनाया गया है। जो संविधानों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है, वह आधार है संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर। संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर भी दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला लचीला संविधान और दूसरा कठोर संविधान। लचीला संविधान या सुपरिवर्तनशील संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के समान ही होती है। अर्थात यदि किसी संविधान में संशोधन उसी प्रक्रिया से हो सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका सभा के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे संविधान को हम लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा जो संविधान का प्रकार है, संविधान में सुपरिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दूसरे प्रकार को हम कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान कहते हैं। कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से जटिल होती है। अर्थात यदि किसी देश में लागू संविधान के किसी भाग में संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और जटिल है, तो ऐसे संविधान को हम दुष्परिवर्तनशील या कठोर संविधान कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान माना जाता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से बहुत अधिक जटिल है। साधारण जो है तरीके से साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान माना जाता है। अब हम कठोर और लचीले संविधानों में मुख्य अंतरों को देखेंगे। कठोर और लचीले संविधानों में जो पहला प्रमुख अंतर है वह है संशोधन पद्धति में अंतर। जहाँ पर लचीले संविधानों में व्यवस्थापिका सभा साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, किंतु कठोर संविधान में ऐसा नहीं है। कठोर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और जटिल प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। दूसरा अंतर है कठोर और लचीले संविधानों में, वह है संवैधानिक कानून और साधारण कानून की स्थिति में अंतर। जहाँ पर लचीले संविधानों में संवैधानिक कानून और साधारण कानून की
स्थिति और महत्व एक समान होता है, वहीं पर कठोर संविधानों में संवैधानिक कानून और साधारण कानून की स्थिति और महत्व एक समान नहीं होता है, बल्कि कठोर संविधान के अंतर्गत संवैधानिक कानूनों की स्थिति और महत्व साधारण कानून से उच्च होता है। साधारण कानून की तुलना में संवैधानिक कानूनों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। तीसरा अंतर है लचीले और कठोर संविधानों में, वह है लेखबद्धता में अंतर। जहाँ पर लचीले संविधान वह लेखबद्ध भी हो सकते हैं, अर्थात वे लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, वहीं पर कठोर संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होते हैं, अर्थात वे लेखबद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे कि लचीले संविधान के गुण। लचीले संविधानों में कठोर संविधान की तुलना में कई गुण पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। लचीले संविधानों का पहला गुण यह है कि लचीले संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होते हैं। सामान्य तौर पर आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को देखते हुए लचीले संविधानों में सरलता से संशोधन किया जा सकता है, इसलिए लचीले संविधान राजनीतिक प्रगति के अनुकूल माने जाते हैं। साथ ही साथ लचीले संविधानों वाले देश में, लचीले संविधान वाले देश में क्रांति की संभावना कम होती है, क्योंकि क्रांतियां तभी होती हैं जब समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। तीसरा गुण लचीले संविधान का यह है कि लचीले संविधान राजनीतिक जीवन के सबसे अच्छे प्रतिबिंब माने जाते हैं। जैसे जैसे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे लचीले संविधानों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए लचीले संविधानों को राजनीतिक जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब माना जाता है। इसी के साथ लचीले संविधान का एक गुण यह है कि ये संविधान संकट काल के लिए उपयुक्त होते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं, इसलिए लचीले संविधानों को संकट काल के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इन प्रमुख गुणों के बावजूद लचीले संविधानों में कुछ दोष भी दिखाई पड़ते हैं, और ये दोष इस प्रकार हैं। पहला जो लचीले संविधानों का दोष है वह यह है कि राजनीतिक जीवन में अस्थिरता होने की आशंका रहती है, क्योंकि लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक जीवन में अस्थिरता की आशंका बनी रहती है। दूसरा दोष यह है कि कुछ आलोचकों का यह मानना है कि लचीले संविधानों में नागरिक अधिकारों की रक्षा कठोर संविधान की तुलना में कम होने की संभावना रहती है, अर्थात लचीले संविधानों में नागरिक अधिकारों में सरकार के द्वारा साधारण बहुमत से कमी की जा सकती है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता है। तीसरी कमी है कि लचीले संविधान को राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल साधारण बहुमत से, जिसकी सरकार है वह साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करके राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन
कर सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थायित्व उत्पन्न होने की पूरी आशंका रहती है। साथ ही साथ लचीले संविधान को संघात्मक शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब हम लोग कठोर संविधान के प्रमुख गुणों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कठोर या दुष्परिवर्तनशील संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से जटिल होती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में कठोर संविधान में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता है। इसी वजह से कठोर संविधान के अंतर्गत कई गुण दिखाई पड़ते हैं, और जिसमें से पहला गुण है कि यह स्पष्ट एवं निश्चित होता है। कठोर संविधान आम तौर पे या हम कह सकते हैं कि अनिवार्यतः लिखित होते हैं, और लिखित होने की वजह से वे स्पष्ट और निश्चित होते हैं। कोई भी नागरिक कठोर संविधान जो कि लिखित होता है को पढ़ करके अच्छी तरह समझ सकता है कि संविधान के प्रावधान या संविधान का अनुच्छेद क्या कहना चाहता है। दूसरी विशेषता यह है कि इससे जो कठोर संविधान है उसमें सामान्य परिस्थितियों में साधारण तरीकों से साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कठोर संविधान वाले देश में राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहती है। तीसरा जो गुण है कठोर संविधान का वह यह माना जाता है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर संविधान लचीले संविधान की तुलना में अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यदि कठोर संविधान में नागरिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं तो साधारण बहुमत से किसी देश की व्यवस्थापिका सभा के द्वारा उसमें अर्थात नागरिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। और अगला जो गुण है कठोर संविधान का वह यह है कि यह संघीय शासन प्रणाली के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि संघीय शासन का अर्थ ही है कि समझौते पर आधारित राज्य। तो संघीय राज्य जो है वह समझौते पर आधारित होता है, और समझौते की शर्तें आदि जो है या केंद्रीय इकाइयों के मध्य जो शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है वह लिखित रूप में संविधान में ही लिख दिया जाता है, और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से इसमें किसी प्रकार का संशोधन व्यवस्थापिका सभा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कठोर संविधान को संघीय शासन प्रणाली के लिए बेहतर माना जाता है। किंतु उपर्युक्त गुणों के बावजूद कठोर संविधान में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, जिन देशों में कठोर संविधान लागू है वहाँ पर क्रांतियों की आशंका सदैव बनी रहती है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप संविधान में सरलतापूर्वक संशोधन किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे देशों में जहाँ पर कठोर संविधान हैं उनमें क्रांतियों की आशंकाएं बनी रहती हैं। दूसरी जो कमी या अवगुण जो है कठोर संविधान का बताया जाता है वह यह है कि राजनीतिक विकास में कठोर संविधान कई बार राजनीतिक विकास में देश के राजनीतिक विकास में बाधक बन जाते हैं, और जिनकी वजह से राज्य में क्रांति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरी कमी यह मानी जाती है कि जहाँ पर कठोर संविधान लागू हैं वहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दे दिया जाता है, अर्थात वहाँ पर न्यायपालिका कानूनों का खासतौर से संविधान की व्याख्या करती है और संविधान की रक्षक होती है, और अपनी इस शक्ति के आधार पर व्यवस्थापिका
सभा के द्वारा जो है बनाए गए कानूनों में न्यायपालिका उनके संवैधानिकता की जांच कर सकती है, उनको अवैधानिक घोषित कर सकती है। इस प्रकार से एक जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका की तुलना में न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि होने की संभावना रहती है और जिसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि लचीले संविधानों की तुलना में कठोर संविधान निश्चित तौर पर एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का जो है की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और वर्तमान समय में यह दिखाई पड़ रहा है विश्व के अंतर्गत कि अधिकांश देशों के द्वारा लचीले संविधान की तुलना में कठोर संविधान को अपनाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है।